नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। 8 अप्रैल 2026 जब दुनिया सोच रही थी कि मिडिल ईस्ट में शांति आने वाली है, तो एक चीज हुई जो सब कुछ यहां पर बदल गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर घोषित करके रख दिया। सोने की खुशी मनाई जा रही थी ईरान में, पर इसी समय इजराइल ने 10 मिनट में 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक करके रख दी। और नतीजा क्या हुआ? लेबनान में 254 लोग मारे गए या ज्यादा भी हो सकते हैं, हजारों घायल हुए और सीज फायर टूट गया। यह सिर्फ एक हमला नहीं है, यह पूरा एक भू राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। और आज हम समझेंगे कि कैसे सीज फायर के नाम पर जंग छिड़ी हुई है, कौन से दांव खेले गए हैं और क्यों ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए अब मजबूर हो गया है। यह एक ऐसी कहानी है जो न्यूज में नहीं आती है, पर जिसके परिणाम पूरी दुनिया को यहाँ पर झेलने पड़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या था आखिर। 8 अप्रैल 2026 को ट्रंप ने व्हाइट हाउस से आधिकारिक घोषणा की कि अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिन का सीज फायर, सभी सैन्य कार्रवाई रुकेंगी। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर दोबारा से खोलेगा, तेल की कीमतें गिरेंगी, दुनिया को राहत मिलेगी। सैद्धांतिक रूप से यह एक मास्टर स्ट्रोक था। तेल की कीमतें तुरंत $95 प्रति बैरल से नीचे आ गई। ग्लोबल मार्केट्स को राहत भी मिली। यूरोप, जापान, कनाडा सब खुश थे यहाँ पर एक छोटी सी चीज थी। देखिए, ट्रंप की घोषणा में कहा गया था कि यह सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच है। अब ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने जो कहा, उसको लगा कि यह सीज फायर पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करता है, खासकर यहाँ पर लेबनान को। ईरान की शर्तों में से एक यही थी, अब लेबनान में हमले रोके जाएं। तो ईरान ने सोच लिया, ठीक है भाई, हम मान गए, अब सब शांत हो जाएगा। पर नेतन्याहू को यह पसंद ही नहीं आया। सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की पोस्ट आई, हम ट्रंप के फैसले का समर्थन करते हैं, बशर्ते ईरान तुरंत यहां पर हॉर्मुज को खोले और हमले को बंद कर दे। पर लेबनान यहां पर हमारा मसला है, वहां हम चलेंगे। यह मोमेंट था जब पूरा इक्वेशन ही यहां पर बदल गया और ईरान ने मान लिया, पर इजराइल ने नहीं माना। और अमेरिका ने इजराइल के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया। अब आता है यहाँ पर सबसे शॉकिंग वाला पार्ट आता है। 8 अप्रैल 2026 को ट्रंप की घोषणा के सिर्फ 2-3 घंटे के बाद इजरायली जेट्स लेबनान के आसमान में घूमते हुए दिखे और फिर जो हुआ वह 10 मिनट में पूरा हो गया। 10 मिनट में 100+ एयर स्ट्राइक हुई। बेरूत, बालबेक, सीडोन, टायरे सब जगहों पर हमले हुए, बिना किसी वार्निंग के हुए। सीज फायर घोषित होने के तुरंत बाद हुए और कैजुअलिटी काउंट हुई। वहां पर बेरूत में 92 मृत्यु हुए और एक जगह और है 61 मृत्यु हुए। बालबेक में 18 मृत्यु, कुल 254 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, 837 से ज्यादा घायल हो गए। यह सिर्फ नंबर से नहीं है, यह एक संदेश था, इजराइल का संदेश, हम वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह सीज फायर की एग्जैक्ट घोषणा के बाद ही हुआ है। अब सवाल उठता है, क्या ट्रंप को पता नहीं था यहाँ पर, या यह एक कोऑर्डिनेट प्लान था पहले से ही? यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक मूवमेंट आता है दोस्तों। नेतन्याहू ने एक शानदार मूव किया यहाँ पर। आइए इसे समझते हैं। पहली बात, ईरान को वीक करना था। अगर ईरान के साथ सीज फायर में लेबनान नहीं हो सकता है तो ईरान को फ्रस्ट्रेशन होगी। और नंबर दूसरी बात, यहाँ पर हिजबुल्लाह को टारगेट करना था। हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी है, अगर हिजबुल्लाह को डराया जाए तो ईरान भी यहाँ पर असहज होगा। और नंबर तीसरा पॉइंट क्या है, ट्रंप को सपोर्ट यहाँ पर दिखाना था। भाई हाँ, हम आपके सीज फायर को मानते हैं, पर सिर्फ ईरान के लिए मानते हैं, हमारे अलग मसले हैं। यह एक कैलकुलस था, अगर ईरान सीज फायर को तोड़ता है तो यहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगी, और सीज फायर को यहाँ पर अगर मेंटेन करता है तो हिजबुल्लाह को यहाँ पर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दोनों ही केसेस में ईरान लूज पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यह एक क्लासिक लूज लूज वाली सिचुएशन है, पर नेतन्याहू के लिए यह एक विनिंग मूव था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझिए आप, ट्रंप आखिर क्यों चुप रहे?
एक राष्ट्रपति जो सोशल मीडिया पर अपनी सांस को भी लिख देता है कि मैं सांस ले रहा हूं, वह इजराइल के लेबनान हमलों पर आखिर खामोश क्यों रहा? जब ट्रंप ने सीज़फायर की घोषणा की तो मेरा जो अनुमान है यहाँ पर, वह पहले से ही नेतन्याहू से बात कर चुके थे। ट्रंप ने यहाँ पर बोला होगा, भाई नेतन्याहू सुनो, तुम चाहो तो लेबनान में हिजबुल्लाह को मारते रहो, पर पब्लिकली मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मुझे ईरान के साथ डील करना है। यह एक परफेक्ट प्लॉसिबल डिनाइबिलिटी स्ट्रेटेजी लगती है। जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ट्रंप को क्वेश्चन करते तो वह कह सकता था कि वो मुझसे अलग है, नेतन्याहू ने अपना फैसला लिया है। और नेतन्याहू यहाँ पर कह सकते हैं कि हम तो अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर यह डिप्लोमेसी और मिलिट्री स्ट्रेटेजी का एक परफेक्ट यहाँ पर कॉकटेल लगता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो कम लोग समझते हैं। ईरान के पास आखिर क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, सीज फायर को मेंटेन करना है। अगर ईरान यहाँ पर साइलेंट रहता है और सीज फायर को मेंटेन करता है तो यहाँ पर हिजबुल्लाह को और नुकसान होगा, ईरान की क्रेडिबिलिटी यहाँ पर गिरेगी और इंटरनल क्रिटिसिज्म भी होगी, लेकिन ग्लोबल वॉर से बच जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 समझते हैं, अगर रिटाइलेट करता है, अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर बंद करेगा, जो वह कर भी चुका है। इजराइल पर मिसाइल अटैक करना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर और संग आ जाएंगे और बिगर कॉन्फ्लिक्ट की बिगिनिंग हो सकती है। आखिर ईरान ने क्या किया? कुछ ही घंटों में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद भी कर दिया। इसे एक सिंबॉलिक रिटाइलेशन कहा, पर डायरेक्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। यह एक कैलकुलेटेड मूव है और ईरान अपना गुस्सा दिखा रहा है, पर एस्केलेशन नहीं कर रहा है। सीज़फायर को टेक्निकली रूप से मेंटेन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को यह दिखा रहा है कि देखो मैं यहाँ पर बुरा नहीं हूँ, ये संदेश दे रहा है। यह एक गेम प्लान है और ईरान इसे खेले जा रहा है, पर सवाल है आखिर कितने देर तक खेलेगा? अगर अगले कुछ दिनों में लेबनान में और हमले होते हैं तो ईरान के पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। अब समझते हैं कि लेबनान आखिर ऐसा देश क्यों है कि पूरी दुनिया इस पर ही ध्यान रख रही है। लेबनान को इस एग्जाम्पल से समझिए आप। इंडिया में, भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबको इक्वल राइट्स दिया करता है, और लेबनान के अंतर्गत ये पॉलिटिकल सिस्टम है जो हर रिलीजियस कम्युनिटी को इक्वल पावर दिया करता है। और लेबनान में एक कन्फेशनल सिस्टम भी है जिसमें राष्ट्रपति मैरोनाइट क्रिश्चियन हमेशा और प्रधानमंत्री सुन्नी मुस्लिम हमेशा, और साथ में पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं शिया मुस्लिम हमेशा। और पार्लियामेंट की सीटों की बात करें तो 50% मुस्लिम हो गए, 50% क्रिश्चियन हो गए। यह एक यूनिक पावर शेयरिंग सिस्टम लगता है। तो क्या लेबनान को कॉन्फ्लिक्ट से यहाँ पर बचना चाहिए? नहीं, क्योंकि यह सिस्टम तब काम करता है जब सब पक्ष यहाँ पर बैलेंस्ड होते हैं। अगर एक ग्रुप यहाँ पर पावरफुल हो जाता है तो पूरा सिस्टम यहाँ पर कोलैप्स हो जाता है, और हुआ भी यही है। पॉपुलेशन शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो 1932 की जनगणना के अनुसार क्रिश्चियन 51% थे, मुस्लिम 42% थे, द्रुजे 6-7%, और आज ये 2026 में मुस्लिम 67-69% हो गए, क्रिश्चियन 27-31% हो गए, द्रुजे और अन्य जो है 5-6% आबादी यहाँ पर बदल चुकी है। पर राजनीति अभी तक नहीं बदली है, यह एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अब आता है यहाँ पर हिजबुल्लाह का मुद्दा। हिजबुल्लाह सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, यह लेबनान में एक स्टेट विद इन स्टेट है। यानी कि हिजबुल्लाह की पावर की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में पार्लियामेंट्स में सीट्स है, एक मिलिशिया के रूप में लेबनान की आर्मी से ज़्यादा पावरफुल, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गए, इन सबको ये चलाता है। और दक्षिणी लेबनान में पूरा नियंत्रण रखता है। बेरूत के कुछ एरिया में भी इसका पूरा नियंत्रण है हिजबुल्लाह का। अब आखिर हिजबुल्लाह के पास वेपन्स क्या क्या है? हजारों रॉकेट्स हैं इसके पास, गाइडेड मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, पर इजरायली टेक्नोलॉजी से अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर हिजबुल्लाह इतना पावरफुल है तो फिर लेबनान की गवर्नमेंट को आखिर क्यों कंट्रोल नहीं कर सकता है? सिंपल सा फंडा है, लेबनान की गवर्नमेंट ही हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह पार्लियामेंट में है और हिजबुल्लाह गवर्नमेंट में है, तो लेबनान की गवर्नमेंट हिजबुल्लाह को कंट्रोल ही नहीं कर सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह खुद ही गवर्नमेंट का पार्ट है। यह एक पैराडॉक्स है।
और इसलिए जब इजराइल यहाँ पर हिजबुल्लाह पर हमला करता है तो लेबनान यहाँ पर पूरा मारा जाता है, क्योंकि हिजबुल्लाह इज इक्वल टू लेबनान की गवर्नमेंट है। एक बात जो लगभग सब भूल गए यहाँ पर, वो है लेबनान का इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि 2019 के बाद से करेंसी कोलैप्स हो गई है और बैंकिंग सिस्टम पूरा टूट गया है और इन्फ्लेशन आसमान छू गया है और 80% से ज़्यादा लोग जो है गरीबी में आ चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है नाम मात्र रहेगी है, 2-3 घंटे तक आती है एक दिन में लगभग। अब आप कल्पना करिए, एक ऐसे देश पर हमले हो रहे हैं, अगर एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर पर मिसाइल गिर जाए तो उनके पास इंश्योरेंस भी नहीं है और बचत भी नहीं है और रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं है। यह सिर्फ मौत नहीं है मेरे दोस्तों, यह एक नेशन का ध्वस्त होना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, लेबनान की गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं सकती है, क्योंकि जो हिजबुल्लाह को यहाँ पर रोकेगा वो सिर्फ मारा जाएगा। अब बात करते हैं असली प्रभाव की। आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? यह एक नैरो वाटरवे है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ा करता है और दुनिया की कितनी तेल इसके रास्ते से आया करती है? 30%, 1/3। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो जाए तो ऑयल की कीमतें आसमान छू जाएंगी और ग्लोबल इकोनॉमी को शॉक मिल जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी, रिसेशन आ सकता है और ईरान ने यह बंद भी कर दिया है। यह एक छोटा सा काम लगता है पर इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हो सकते हैं। अभी ऑयल की कीमतें $95 के आसपास हैं, अगर स्टेट यहाँ पर बंद रहा तो एक महीने में $120-130 हो सकती है और 6 महीने में 150 से ज़्यादा डॉलर तक हो सकती है। और भारत जो ऑयल का 70% इंपोर्ट किया करता है और भारत का चेहरा भी यहाँ पर खराब हो सकता है। तो यह लेबनान की कहानी नहीं है, यह ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की कहानी है। अब एक दिलचस्प ट्विस्ट भी आता है कि यूनाइटेड स्टेट के साथ सीज़फायर की बातचीत आखिर कर कौन रहा है? वो पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान एक मीडिएटर के रूप में काम को कर रहा है और इजराइल को यह पसंद नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इजराइल के एम्बेसडर रियोवन अजर ने एक स्टेटमेंट को दिया है कि पाकिस्तान एक क्रेडिबल प्लेयर नहीं है, हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं करते हैं। यह एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इंसल्ट है। पर सवाल है, आखिर क्यों पाकिस्तान को मीडिएटर के रूप में चुना गया है? कॉज नंबर 1, लोकेशन पाकिस्तान ईरान के बिल्कुल पास हुआ करता है। कारण नंबर 2, हिस्टोरिकल टाइज पाकिस्तान के ईरान से अच्छे संबंध रहे हुए हैं, इजराइल से भी नई नई बातचीत शुरू हो रही है। और कारण नंबर 3, यूएस की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यहाँ पर यूएस चाहता है कि पाकिस्तान को क्रेडिबल बनाया जाए, ताकि अगर कभी और कॉन्फ्लिक्ट हो भविष्य में तो पाकिस्तान फिर से यहाँ पर मीडिएटर का काम कर सके, वो मीडिएटर बन सके। पर इजराइल को अपनी इनसिक्योरिटी के कारण यह पसंद नहीं आया हुआ है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी क्रेडिबिलिटी क्या साबित कर पाएगा, या क्या इजराइल के भड़कने से यह सब रिश्ते फिर से टूट जाएंगे? अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी आखिर यहाँ पर क्या है। सिंपली है, अमेरिका फर्स्ट और बाकी अपना अपना देखो भाई साहब, हिसाब किताब अपना देखो। और ट्रंप को सीरिया में क्या मतलब है? कुछ नहीं है। ट्रंप को यमन में क्या हो रहा है? कुछ मतलब नहीं है। ट्रंप को लेबनान में क्या चल रहा है? कोई लेना देना नहीं है। और इवन यहाँ पर सूडान में क्या चल रहा है? कोई लेना देना नहीं है। गरीब देशों में क्या हो रहा है? कोई लेना देना नहीं है। पर ट्रंप को आखिर ईरान से क्या मतलब है? वो है बहुत ज्यादा मतलब है भाई, क्योंकि ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल है यहाँ पर। तो ट्रंप की स्ट्रेटेजी में ईरान को वीक करो, इजराइल को सपोर्ट दो ताकि वो ईरान को काटे, अपने हाथों को साफ रखो ताकि यहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर मुझ पर ना आए। यह है यहाँ पर ट्रंप की स्ट्रेटेजी और नेतन्याहू ने इसे परफेक्टली एग्जीक्यूट भी कर दिया है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ट्रंप का यहाँ पर दावा है कि ईरान ने यूरेनियम इनरिचमेंट रोकने और अपने रिजर्व्स को देने पर सहमति दी है, पर ईरान पार्लियामेंट्री स्पीकर कलीबफ ये कह रहा है कि इनरिचमेंट यहाँ पर जारी रहेगी, हम यहाँ पर नहीं मानेंगे। यह एक बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट है। अगर ईरान इनरिचमेंट नहीं रोकता है तो ट्रंप सीज फायर को तोड़ भी सकता है, फिर से यहाँ पर सैंक्शंस आ सकते हैं या फिर डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन भी हो सकती है। और अगर ईरान इनरिचमेंट को रोकता है तो ईरान की इंटरनल मैटर में ही हो जाएगा।
तो सीज फायर सिर्फ यहाँ पर 14 दिन के लिए है और उसके बाद आखिर क्या होगा। सिनेरियो नंबर 1, डील हो जाए, अगर ईरान और यूएस डील कर ले तो दुनिया को यहाँ पर राहत डेफिनेटली मिलेगी, पर इसकी संभावना कम दिखती है क्योंकि दोनों अपनी डिमांड्स को नहीं छोड़ना चाहते हैं। सिनेरियो नंबर 2 देखते हैं, डील ना हो, अगर बातचीत फेल हो तो फिर से कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर शुरू हो सकती है। सिनेरियो नंबर 3 देखते हैं, पार्शियल डील, कुछ कंडीशन पर सहमति हो जाए, बाकी मसलों को हम बाद के लिए छोड़ देते वाला हो जाए। और सबसे संभावित आउटकम जो लगता है यहाँ पर सिनेरियो 3 ही लगता है, पर इसके बाद में मिडिल ईस्ट में तनाव बना रहेगा। अब पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से भी इसको सोचते हैं, क्योंकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जल्दी ही पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाले हैं और इसका मतलब आखिर क्या है। पाकिस्तान के लिए यूएस इसे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने का मौका दे रहा है। पाकिस्तान अगर यहाँ पर सक्सेसफुल मीडिएटर बन जाता है तो इंटरनेशनल स्टेज में अपनी जगह को पक्का बना लेगा पाकिस्तान और जियोपॉलिटिकल लिवरेज को बढ़ा लेगा। पर रिस्क यहाँ पर, अगर रिस्क की बात आती है, अगर बातचीत यहाँ पर फेल हो जाए तो पाकिस्तान को ब्लेम दिया जा सकता है। इजराइल की तरह यूएस भी पाकिस्तान को यहाँ पर अनरिलायबल कह सकता है और पाकिस्तान फिर से यहाँ पर आइसोलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए यह एक हाई स्टेक्स वाला गैम्बल है, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस इज इक्वल टू इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, फेलियर इज इक्वल टू आइसोलेशन है। पाकिस्तान को खेल यहाँ पर ध्यान से खेलना होगा। अब आते हैं यहाँ पर कंक्लूजन की ओर। अगर अगले 14 दिन क्या हो सकता है, सीज फायर होल्ड करता है तो टॉक्स चलेंगी, कुछ प्रोग्रेस होगा, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस यहाँ पर स्टेबल रहेंगी। अगर इजराइल फिर से यहाँ पर लेबनान पर हमलों को करता है तो ईरान और इजराइल में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होगा और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस फिर से होंगी। अगर हिजबुल्लाह का काउंटर अटैक हो जाए तो रॉकेट्स इजराइल की ओर फिर से दागे जाएंगे और एस्केलेशन शुरू होगा और रीजनल वॉर फिर से शुरू होगी। और सबसे संभावित आउटकम क्या होगा, वो होगा सीज फायर तो यहाँ पर होल्ड रहेगा, पर इजराइल यहाँ चुपके से लेबनान में ऑपरेशन को चलाता रहेगा और लेबनान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ता रहेगा। ईरान यहाँ पर फ्रस्ट्रेट रहेगा पर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को नहीं करेगा। यह एक कोल्ड सीज फायर लगता है, कोल्ड सीज फायर होगा। टेक्निकली पीस यहाँ पर होगी पर वास्तव में यहाँ पर धीमी जंग जरूर होगी और ग्लोबल इंपैक्ट के तौर पर ऑयल प्राइसेस 110-120 डॉलर के आसपास रहेंगे। ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डेवलपिंग कंट्रीज को प्रेशर आएगा, इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, इन जैसे देशों में महंगाई बढ़ेगी। लेकिन क्या ट्रंप अपनी स्ट्रेटेजी को 14 दिनों के बाद क्या बदल लेगा? अगर नहीं तो यह क्राइसिस और गहरा होगा। तो मेरे दोस्तों, यह था यहाँ पर मिडिल ईस्ट का सबसे कॉम्प्लेक्स क्राइसिस, जहाँ एक तरफ ट्रंपवा शांति की बातों को किया जा रहा है, वहीं नेतन्याहू अपनी खुद की जंग को लड़े जा रहा है और ईरान को यहाँ पर पता नहीं है कि आगे आखिर क्या होगा। पाकिस्तान को भी नहीं पता कि किस तरफ झुका जाए और लेबनान को यहाँ पर साफ पता है कि उसका कोई भी भविष्य नहीं है और दुनिया यहाँ पर सिर्फ देख रही है और प्रार्थना कर रही है कि यह सब ठीक हो जाए। पर अगर इतिहास से कोई अगर यहाँ पर पाठ है तो यह है कि मिडिल ईस्ट में शांति कभी यहाँ पर साधारण नहीं होती है। यह एक गेम है जहाँ हर मूव का काउंटर मूव होता है, हर शांति के पीछे एक छिपी हुई जंग है और जब तक यहाँ पर दुनिया की एनर्जी ईरान से आएगी तब तक यह गेम हमेशा के लिए चलता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले क्राइसिस के एनालिसिस आपको मिल जाए। हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप दें यार प्लीज़। कमेंट करें और आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप की स्ट्रेटेजी यहाँ पर सफल हो पाएगी। वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ करें, क्योंकि जब तक सबको यहाँ पर समझ नहीं आएगी तब तक ये क्राइसिस खत्म ही नहीं होगा। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।